एक क्वेश्चन है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ 8 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 3 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। तो एक सीलिंग से हमने एक 3 मीटर की रोप लटकाई हुई है और वहाँ से 8 kg को सस्पेंड किया है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड इन द मिडल पॉइंट पी ऑफ द रोप। तो रोप की मिडल पॉइंट पी से हमने एक 60 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है, एज शोन इन द फिगर। एंगल थीटा द रोप मेक विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम इज। तो जो रोप थीटा एंगल बना रही है वो बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो ये जो रोप है ना 60 न्यूटन की वजह से थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पर जो टेंशन टी होगी ना वो थीटा की वजह से डिवाइड हो जाएगी। क्या होगी, टी कॉस थीटा एंड टी सेन थीटा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो यहाँ पर जो टी कॉस थीटा टी सेन थीटा बैलेंस हो जाएगा। तो टी सेन थीटा बैलेंस हो जाएगा 60 न्यूटन से और जो टी कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा इस ब्लॉक की वेट से, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट कितना है mg, तो मास हो जाएगा 8, एंड जी हो जाएगा 10। तो टी कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा 80 से और टी सेन थीटा बैलेंस हो जाएगा 60 से। एंगल निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा कितना 60/80, ठीक है। और इसी कट कैंसिल हो जाएगा तो थीटा रहेगा tan इनवर्स c/4, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा c/4 tan इनवर्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है, ए हाइड्रोजन एटम इज इन दी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट नहीं सेकंड। इट इमिट ए फोटोन इन जंपिंग टू ए स्टेट ऑफ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन इनिशियल फाइनल स्टेट आर T1 एंड T2। यहाँ पर आपको T1 T2 के बारे में पता है एंड स्टेट के बारे में पता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेट गिवन है, यहाँ पर एनर्जीज के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोर मॉडल यूज़ करेंगे, बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स यूज़ करेंगे। देखो हमें पता है बोर मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हम क्या करते हैं, जो सेंटीमीटर फोर्स होता है वो कौन सा होता है, mv²/r होता है, ठीक है। जहाँ पर v क्या होगा, ओमेगा r होगा, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH क्रॉस होता है। थर्ड बोलता है E2 माइनस जो E1 होता है वो NH क्रॉस के बराबर होता है, ठीक है। सो हम इनको यूज़ करेंगे। तो हमें टी और एन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम इसका सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH क्रॉस। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr क्या होता है, आर पी होता है, पी के तो है mv, तो mvr क्या हो गया, NH क्रॉस के बराबर हो गया। हमको टी और एन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमें किसी ना किसी तरह से यहाँ से वी और आर को हटाना है या फिर हमें ओमेगा निकालना है, जिससे कि हम टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा कर सके और वहाँ से टी और एन के बीच में रिलेशन निकाल सके, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि जो रेडियस होती है बोर मॉडल में वो क्या होती है, A0 n² होती है। और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होगा 1, तो आर हो जाएगा A0 n²। तो यहाँ पर A0 n² रख देंगे, ठीक है। इससे यहाँ से ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और v क्या होता है, ओमेगा r होता है। कैसे पता चला, हमें पता है कि mv² जो होता है एक सेंटीमीटर फोर्स होता है। तो यहाँ से हमें जो v निकलता है वो कितना होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है। सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए v क्या होता है, ओमेगा r होता है। और t क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पर पुट करते हैं। तो v की वैल्यू हम रखेंगे ओमेगा r, तो ये हो जाएगा m ओमेगा r² इक्वल्स टू NH क्रॉस। ओमेगा क्या हो जाएगा, n अपॉन में r², और r² कितना है n की फॉर्म में NH², यहाँ पर हो जाएगा ये n4 और n से n कट जाएगा तो हो जाएगा n³। तो ओमेगा n³ में इस तरह से रिलेशन होता है। तो t क्या होगा 2π/ओमेगा, तो t हो जाएगा n³ के प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमें प्रोपोर्शनल क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो पूछा हुआ है T1/T2, तो हमें कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है, टी और एन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो t इज प्रोपोर्शनल टू n³, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, जो हाइड्रोजन एटम है वो इनिशियली कहाँ है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 कब होगी, जब ग्राउंड स्टेट में होगा। n की वैल्यू 2 कब होगी, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3। जब n की वैल्यू 3 है तब टाइम पीरियड कितना है, T1 दे रखा है, ठीक है। तो T1 के लिए हमें n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3। तो T1 इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, 3 का क्यूब, ठीक है। अब हो रहा है जब हम इसको जंप करवाते हैं ना, तो ये उस वाली एनर्जी में आ जाता है जब 12.09 की एनर्जी में आ जाता है। तो वहाँ पर n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हमें पता है जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 n²/z, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है 12.09। जेड की वैल्यू कितनी है 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n² की जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट 0.9, या फिर n की वैल्यू जो आती है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आती है। तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो T2 टाइम पीरियड के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1। तो T2 इज प्रोपोर्शनल टू n का क्यूब, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब T1 T2 रख देंगे, तो T1 के लिए हो जाएगा 3 का क्यूब और T2 का हो जाएगा 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो T1/T2 कितना आएगा 27, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या 27, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखते हैं एलसीआर सर्किट से। L1C1R1 इज ए सीरीज सर्किट हैविंग एन एसी ऑफ आरएमएस वैल्यू E1, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी न्यू कनेक्टेड अक्रॉस। एक और सर्किट है L2C2R2 इज अ सीरीज सर्किट है, ठीक है, ये सीरीज सर्किट्स है, हैविंग एन एसी ऑफ आरएमएस वैल्यू E2 एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड अक्रॉस। फिगर शोज कर्व 1 and 2, यहाँ पर फिगर 1 and 2 दे रखा है फॉर द टू सर्किट्स, दोनों सर्किट्स के लिए, गिविंग ए प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट I0 इन द सर्किट वर्सेज न्यू और I0 के बीच में कर्व प्लॉट करने पर इस तरह से कर्व आता है फर्स्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो जब भी हमारे सीरीज सर्किट्स होते हैं तो इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं उनको देखते हैं। तो ये जो एलसीआर सर्किट्स होते हैं ना, वहाँ पर हम कर्व के थ्रू इस आंसर को सॉल्व करेंगे। देखो जो एलसीआर सर्किट में ये जो पीक आती है ना, पीक कब आती है, जहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का क्या मतलब है, जहाँ पर इम्पिडेंस ऑफ द इंडक्टर एंड इम्पिडेंस ऑफ द कैपेसिटेंस दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर पीक आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर XL इक्वल्स टू XC है फॉर द फर्स्ट सर्किट। यहाँ पर पीक आ रही है, इसका मतलब XL इक्वल्स टू XC है फॉर द सेकंड सर्किट, ठीक है। सो XL इक्वल्स टू XC रेजोनेंस को बता रहे हैं फॉर द पीक फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो XL इक्वल्स टू XC का मतलब है ओमेगा L इक्वल्स टू ओमेगा C, ठीक है। ओमेगा क्या होएगा 1/रूट में LC, और ओमेगा क्या होता है 2π/f या फिर न्यू अपॉन में रूट में LC। तो न्यू क्या हो गया, न्यू हो गया रूट में 2π रूट में LC, 2π रूट में LC इज अ न्यू, ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट सर्किट के लिए ये हो जाएगा, और सेकंड सर्किट के न्यू क्या हो जाएगा 1/2π रूट में L2C2, ठीक है। देखो हम रेजोनेंस से देख सकते हैं, देखो ये है हमारा न्यू फर्स्ट, इस न्यू फर्स्ट के लिए कितना आएगी वैल्यू 1/2π रूट में L1C1, और ये न्यू टू के लिए कितनी आ रही है रेजोनेंस के लिए वैल्यू 1/2π रूट में L2C2। देखो न्यू की वैल्यू दोनों डिफरेंट है, न्यू 1 इज नॉट इक्वल्स टू न्यू 2। जब न्यू 1 इज नॉट इक्वल्स टू न्यू 2 तो L1C1 वैसे भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। न्यू की वैल्यू डिफरेंट है ना रेजोनेंस के लिए, तो L1C1 इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा हमारे सेकंड और थर्ड। अब ये डिफाइन करेगा R1 और R2 की वैल्यू, और R किससे रिलेटेड होता है, करंट से। तो हम यहाँ पर जो पीक है कौन से इस पे आई है पीक वो देखेंगे, साथ में इसकी जो ब्रॉडनेस है और जो शार्प पीक है उससे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ये शार्प पीक है, यहाँ पर एक ब्रॉडनेस है, तो यहाँ पर ब्रॉड कम है, ये ब्रॉड ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो हमें एक ब्रॉड रेंज में मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक करंट की एक शार्प पीक नहीं मिली। इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से हमें जो करंट की एक शार्प पीक नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर करंट कम मिल रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। यहाँ पर एक शार्प पीक मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो एक फिक्स है और कम है, जिस वजह से हमें एक शार्प पीक मिल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं R2 जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और R1 का रेजिस्टेंस कम है। R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R2 का रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो एक तरह से यहाँ पर ब्रॉडनेस ही डिफाइन करेगी कि सेकंड आंसर आएगा कि थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द फोटो करंट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एपरेटस। फोटो करंट जो होती है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है इंटेंसिटी, सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, और सेकंड थर्ड है नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होना चाहिए आइंस्टीन मॉडल का। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हम मटेरियल पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, और लाइट से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, एनोड पर जाते हैं, और करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर लाइट इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाती है। आपको ध्यान रखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है वो ही लाइट क्या होती है, इंसिडेंट के बाद क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटेरियल के अंदर, उसके पास दो काम होते हैं। उनके पास जो बैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बंधे होते हैं अपने मेटेरियल के अंदर, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो काम होते हैं। एक तो इस बैरियर को ख़त्म करने की जो एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, प्लस जैसे वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी इनको मिल जाती है और एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो काम आ जाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये लाइट के पास जो H होती है दो काम करती है, एक तो वर्क फंक्शन का काम करती है, उस बैरियर को खत्म करने का काम करती है, साथ में इसको काइनेटिक एनर्जी देती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं, एंड देन यदि उनके पास काइनेटिक एनर्जी जितनी एनर्जी और है तो वो यहाँ पर जाते हैं और एनोड पर जाकर एनोड तक पहुँच जाते हैं ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी, एंड देन यहाँ पर फोटो करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। तो H जो होता है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और ये H क्या होता है, H नॉट होता है। तो H माइनस H नॉट इक्वल्स टू EV के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पर जो फोटो करंट होती है
वो इस इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो आइंस्टीन ने एक और कर्व दिया था जिसको मैं बता देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये फोटो करंट का कर्व है, ये फोटो करंट आई है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यदि हम एक इंटेंसिटी लेते हैं तो एक इंटेंसिटी के लिए जो फोटो करंट आती है वो इस तरह से आती है। जैसे हम इंटेंसिटी चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, पहले तो कांस्टेंट रहती है, फिर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, फोटो करंट चेंज हो जाती है और यहाँ पर जाके इस तरह से आ जाती है, ठीक है। पहले तो कांस्टेंट रहती है, देन फिर वो फोटो करंट चेंज होती है एंड देन फिर इस तरह से। तो इंटेंसिटी I1 के लिए ये है, I2 के लिए ये है एंड I3 के लिए ये कर्व है। जैसे हम देखो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, फोटो करंट भी क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। तो जो फोटो करंट होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, ये कर्व से पता चल रहा है। सेकंड, जैसे हम पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं अलग अलग, तो हमारे फोटो करंट का कर्व आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है, तो ये भी सही होगा। नेचर ऑफ द एमिटर मटेरियल बिल्कुल सही है। देखो मान लो कोई मटेरियल है जिसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बाउंड है, तो क्या होगा, जो हमारी फोटो करंट होगी वो कम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा बंधे हुए हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे जो एनोड तक पहुँचेंगे, तो फोटो करंट हमें कम मिलेगी। इन कुछ ऐसी मटेरियल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीली होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और साथ में यहाँ पर जो करंट निकलती है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन होंगे जो एनोड तक पहुँच जाएंगे, तो उनके लिए फोटो करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एमिटर मेटल की नेचर पे भी हमारी फोटो करंट डिपेंड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर शोज XY प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन फर्स्ट, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। PQRS एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड L है। एट टाइम T इक्वल्स टू 0 एंड P ऑफ कॉइल का जो P एंड है इज एट -L0 पर है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा -L0 पे है। एंड कॉइल स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विद V1 VI होगा, तो यहाँ की तरफ मूव करता है। देन जो एप्सिलॉन इज ए इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल, तो जो एप्सिलॉन और X है उसके बीच में ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ दे रखा है ये, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम EMF और X के बीच में, इंड्यूस EMF और X के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे। आपको इंड्यूस EMF का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, माइनस का d∅dt। यहाँ फाई क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में B.ds, जहाँ ds होता है उस ऑब्जेक्ट का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कॉइल, जिसको हम एंटर करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका एरिया कितना होगा, L²। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। B कांस्टेंट है तो B को हम बाहर भी ले लेंगे अभी, और एरिया क्या होगा, L²। B कांस्टेंट है, B बाहर आ जाएगा, एक L भी बाहर आ जाएगा और dL/dt क्या हो जाएगा, V बन जाएगा। तो इंड्यूस EMF कितना है, माइनस का VBL है, ठीक है। V कांस्टेंट है, खुद यहाँ पर वो रखा है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर V कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। E की वैल्यू X के साथ चेंज नहीं होगी। अब देखो रीजन फर्स्ट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो EMF इंड्यूस ही नहीं होगा, तो EMF की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इस वाले रीजन में -L2 लेकर 0 तक EMF इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि B 0 है। जैसे इस कॉइल को एंटर करवाते हैं हम इस रीजन में, तो 0 से लेकर L तक, क्योंकि इस कॉइल की लेंथ कितनी है, L है, तो इस L तक जैसे जैसे हम इसको एंटर करवाते जाएंगे, तो क्योंकि इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एंटर होता जाएगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। ड्यू टू दिस फ्लक्स में चेंज EMF इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट जनरेट होगी। कब तक, 0 से लेकर L तक, ठीक है, क्योंकि तब तक इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। जैसे 0 से L तक की रेंज में हम मैग्नेटिक फील्ड इसको इंड्यूस करवाएंगे तो EMF इंड्यूस होगा, लेकिन कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, VBL ही रहेगा, ठीक है। X के साथ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, EMF रहेगा लेकिन माइनस का VBL रहेगा, ठीक है। माइनस इसके साथ रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन 0 से लेकर L तक अब इसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन L से लेकर 4L तक अभी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में अब कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन जीरो है, लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन फ्लक्स, कब, 0 से लेकर 4L तक नो चेंज इन फ्लक्स। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पहले से ही था, अब इस वाले यहाँ तक, अब L से लेकर 4L तक मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो कॉइल किसी भी चेंज का अपोज नहीं करेगी। EMF -d∅dt होता है, तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। EMF इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो L से लेकर 4L तक EMF कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस 4L से लेकर जब L तक हम कॉइल को लेकर जाएंगे, 4L से लेकर L तक या 5L तक, L मतलब 5L तक लेकर जाएंगे हम इसको,
अब क्या होगा, क्योंकि पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड था, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो गया, लेकिन ड्यू टू दिस चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि कॉइल लेंस लॉ ये बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, वो चेंज का अपोज करता है। तो अब इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह से इसकी चेंज का अपोज करेगा, वापस से इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो गया। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का वीबीएल, माइनस का वीबीएल, ठीक है, माइनस का वीबीएल। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है माइनस का वीबीएल होगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शन में आता है। देखो इन तीनों ऑप्शन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होने को, यहाँ पर ईएमएफ 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह से ईएमएफ यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया। लेकिन देखो इस वाले ऑप्शन में क्या है, 0 से लेकर एल तक ईएमएफ वेरी कर रहा है एक्स के साथ, बल्कि वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, और वेलोसिटी भी क्या है हमारी, कांस्टेंट। तो ईएमएफ क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। तो एक तो ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर एल तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सॉरी ईएमएफ कितना है, माइनस का वीबीएल। लेकिन एल से लेकर 4L तक ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 4L से लेकर 5L तक क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस, क्योंकि पहले माइनस का वीबीएल था, तो अब कितना हो जाएगा ईएमएफ, प्लस का वीबीएल। तो इस तरह से यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पल्स मिलेगी, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर एक वायर इस तरह से कनेक्टेड है, ए और बी वायर है, जिसमें 2 ओम की रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैच का कॉलम दे रखा है कि यदि आई इस तरह से है तो वोल्टेज डिफरेंस किस तरह से होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आई की डायरेक्शन दे रखी है, और यहाँ पर आई है, पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं पोटेंशियल देखने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस का साइन लगा देंगे। देखो करंट जिस डायरेक्शन में जाती है और रेजिस्टेंस है, तो जहाँ पर स्टार्टिंग में हम प्लस रखते हैं एंड देन फिर माइनस रखते हैं, और बैटरी में तो माइनस प्लस होता ही है, ठीक है। अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड दोनों से स्टार्ट करके बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें वी ए बी पूछा हुआ है, VBA नहीं पूछा हुआ, VAB का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस का VB पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि VA माइनस का VB तभी आएगा। तो मैंने तो देखो उल्टा स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर पहले हम VA माइनस VB करते हैं, ठीक है। तो VA यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, VA। अब जब भी हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं ना, तो कौन सा वाला माइनस प्लस लेते हैं, एंड वाला। तो इसका हम माइनस ये वाला लेंगे, तो माइनस का 10 वोल्ट, इसका क्या लेंगे, एंड वाला लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस का 2 माइनस का VB इक्वल्स टू 0। तो VA माइनस VB कितना निकला, 2, मतलब 2 इंटू आई आएगा। आई क्यों आएगा, क्योंकि हम पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल्स टू आई आर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2I, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2I। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 10 माइनस का 2I। सेम यहाँ पर भी निकला है। कैसे किया हमने, पहले हमने लिखा VB। अब यहाँ पर से चल रहा है ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंड वाला देखेंगे, माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे, तो माइनस का 2I, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 10 माइनस का VA इक्वल्स टू 0। तो VA माइनस का VB कितना आएगा, निकालना तो हमें VA माइनस का VB है ना, तो ये तो VB माइनस का V है, तो हम इसको VA यहाँ पर ले जाएंगे और VB यहाँ पर ले जाएंगे, इक्वल्स टू कितना जाएगा, 10 माइनस का 2I। तो VA माइनस का VB आएगा 10 माइनस का 2I, ठीक है। 10 माइनस का 2I कितना आएगा हमारा, VA माइनस का VB, ठीक है। VA माइनस का VB मतलब VAB आएगा 10 माइनस का 2I। अब हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा सही है। तो हम पहले देखते हैं I इक्वल्स टू 0 देखते हैं। तो जैसे हम I इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो VAB कितना आएगा, 10 वोल्ट, तो VAB कितना आएगा, 10 वोल्ट। 5 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 5 कितना आएगा, 10 माइनस 10 0। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा 0। डी करंट माइनस का 5 फ्लो करती है, तो कितनी जाएगी, VAB कितना हो जाएगा, 20। तो VAB आएगा 20। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, C इंटू R, B की वैल्यू है P और A की वैल्यू कितनी है, Q। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट NR, N गामा, NB एंड NV बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास फॉर रेड, येलो, ब्लू, वॉयलेट कलर्स रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो कलर्स के बीच में जो लैम्डा होता है, कलर्स का जो लैम्डा होता है वो आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। देखो हमको पता है एन क्या होता है, C/V, ठीक है, और वी जनरल पता है हमें क्या होता है, F इंटू लैम्डा। तो एन कितना हो जाएगा, C/F लैम्डा। यदि आपको ये चीज़ पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है और V होता है F/ लैम्डा, यहाँ से आप N और F के बीच में रिलेशन निकाल पाते हो, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर N और लैम्डा के बीच में इन्वर्सली रिलेशन है, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए N कम होगा, ठीक है। तो जिनके लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, और जिनके लिए लैम्डा की वैल्यू कम होगी वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता है। कलर्स के लिए क्या होती है, देखो विबग्योर जो होता है, इन विबग्योर में यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कम होती है और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। तो हम रेड के लिए देख लेते हैं। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सबसे कम, ठीक है। सो सारे कलर्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम होगा, तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है ये वाला। फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर वॉयलेट है, तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा कलर्स में, तो विबग्योर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा और रेड के लिए सबसे कम, तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, ठीक है।